नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यद्यपि भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक प्रमुख होते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की भूमिका न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख की होती है। भारत के राष्ट्रपति मामले को विशेष पीठों को आवंटित करने के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं। मुख्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की संख्या को तय करता है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आपके विकल्प हैं: एक कथन सही है, दो कथन सही है, सभी कथन सही हैं, कि इनमें से कोई भी नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है और भारत के संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत भी है, जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के बावजूद आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक प्रमुख होते हैं और साथ ही वे प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। अपनी प्रशासनिक क्षमता में मुख्य न्यायाधीश न्यायिक पीठों यानी बेंचेस के मामले को आवंटित करने की शक्ति को रखते हैं। साथ ही वे किसी भी मामले की सुनवाई करने वाले जजों की संख्या को भी तय करते हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो पहला विकल्प है वह सही नहीं है। साथ ही जो दूसरा कथन है वह भी सही नहीं है। केवल तीसरा कथन एक ऐसा है जो सही है। इस रूप में केवल एक ही कथन हमारा सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, एक कथन सही है। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रत्येक पीठ यानी बेंच प्रतिदिन 10 स्थानांतरण याचिकाओं और 10 जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित लगभग 3000 स्थानांतरण याचिकाओं की पृष्ठभूमि में लिया गया है, ताकि उनका समयबद्ध निस्तारण किया जा सके। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि परमाणु हथियार वाले देशों के द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। संधि के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए आईएईए के द्वारा किए गए निरीक्षणों के माध्यम से सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाता है कि किसी भी अन्य हथियार सीमा और निरस्त्रीकरण समझौते की तुलना में परमाणु अप्रसार संधि की पुष्टि अधिक देशों ने की है। आपको सही कूट का चयन करना है और आपके विकल्प हैं केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 की उपर्युक्त सभी। परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों, हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस संधि पर 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1970 में लागू हुई। वर्तमान में इसके 191 सदस्य हैं। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है। इसमें देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बदले में परमाणु हथियार बनाने की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना को छोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह संधि परमाणु हथियार वाले देशों के द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु बहुपक्षीय संधियों में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही संधि के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के द्वारा किए गए निरीक्षणों के माध्यम से सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाता है। साथ ही किसी भी अन्य हथियार सीमा और निरस्त्रीकरण समझौते की तुलना में परमाणु अप्रसार संधि की पुष्टि अधिक देशों ने की है। इस रूप में तीनों के तीनों कथन हमारे सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी।
आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एशिया में आयोजित होने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप है। फीफा ने रूस को अगली सूचना तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया है, जिसमें 2022 फीफा विश्व कप में इसकी भागीदारी भी शामिल है। टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर का नाम अल रेहला रखा गया है। यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ सुपर कुशल खिलाड़ी होता है। आपको सही कूट का चयन करना है। कोई भी कथन सही नहीं है, केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही हैं कि सभी कथन सही हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। 2022 के फीफा विश्व कप के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह 22वां फीफा विश्व कप है, जो 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित होगा। यह अरब दुनिया में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और दक्षिण कोरिया और जापान में 2002 के टूर्नामेंट के बाद पूरी तरीके से एशिया में आयोजित किया जाने वाला दूसरा विश्व कप होगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर लाइव है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सुपर कुशल खिलाड़ी। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि विश्व कप के लिए आधिकारिक गेंद एडिडास की है जिसका नाम है अल रेहला। यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है द जर्नी, जो खेल यात्रा का प्रतीक है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि फीफा विश्व कप के संदर्भ में पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि यह एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा फुटबॉल विश्व कप है। इसके अलावा टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, तो लाइव है, जिसका अर्थ होता है सुपर कुशल खिलाड़ी। हालांकि दूसरा कथन इसका सही है, क्योंकि फीफा ने रूस को अगली सूचना तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया है, जिसमें 2022 का फीफा विश्व कप भी शामिल है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें केवल एक कथन सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट यानी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? आपके विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, फिक्की के वित्त मंत्रालय। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में आरबीआई ने अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट यानी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि सितंबर तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 6.1 से 6.3% के बीच बढ़ने की संभावना है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में इसमें 7% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट यानी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2020 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करती है। उद्देशिका संविधान का भाग है अथवा नहीं, इसकी सुप्रीम कोर्ट में कई बार चर्चा की गई है। जैसे कि बेरुवारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि उद्देशिका संविधान को समझने की एक कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। हालांकि 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। उद्देशिका सर्वोच्च शक्ति या प्रतिबंध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान के परिचयात्मक भाग का हिस्सा है। इसी के संदर्भ में आपको 1995 के केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया के वाद को भी ध्यान रखना होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर माना है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन भारत में न्याय की अदालत में सीधे लागू करने योग्य नहीं है। इस रूप में भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर कोरिया की ICBM पर। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है जो जापान के जल के पास गिरी। इस घटनाक्रम ने अमेरिका की सभी मुख्य भूमि पर उत्तर कोरिया के द्वारा परमाणु हमले शुरू करने की संभावित क्षमता को दर्शाया है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर कोरिया के हाल ही के परमाणु हथियारों के परीक्षणों का उद्देश्य अपने परमाणु शस्त्रागार को आगे बढ़ाना है, साथ ही भविष्य की कूटनीति में वह अधिक रियायतें भी हासिल करना देखा जा सकता है। यह तब किया गया है जब उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को सख्त किया गया है, जबकि चीन और रूस अमेरिकी कदमों का विरोध कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में यदि हम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं ICBM की, तो ICBM एक ऐसी मिसाइल है जिसकी न्यूनतम सीमा 5500 किलोमीटर देखी जाती है। इसे मुख्य रूप से परमाणु हथियार के वितरण के लिए डिजाइन किया गया है। एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के द्वारा पारंपरिक हथियार, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार भी अलग अलग प्रभावशीलता के साथ वितरित किए जा सकते हैं। हालांकि ICBM पर यह कभी भी तैनात नहीं किए गए हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर कोरिया, चीन, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ऐसे देश हैं जो ICBM क्षमता को रखते हैं। इसमें भी यदि हम उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया ने सबसे पहले जुलाई 2017 में अपनी पहली ICBM का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम था हवासोंग 14। हालांकि उत्तर कोरिया जिस प्रकार से लगातार इसके परीक्षण करता रहा है, उसने वैश्विक स्तर पर चिंताओं को जन्म दिया है, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।